गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोग मृदुला गर्ग की लिखी कहानी मेरे संग की औरतें पढ़ रहे थे। आइए पढ़ते हैं इसका आगे का भाग। हुआ यूं न था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रथ जग्गा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बैठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखें जब जगह बदल लेंगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबा पाँवों की आहट से ही खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माजी ने कहा। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। जब तक माजी बिस्तर के बराबर से टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगे? कहा ना, रगड़ कर धो लीजियो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया अर्थात घबराना कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरे एहतियात के साथ पानी भर कर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उस दो सन की बुढ़िया के बीच में फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़के होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरी तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी को बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे। चुप्पी साध गए, पर बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामज़ोव अर्थात इसके लेखक प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दोस्तोयेवस्की हैं उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे फिराक अर्थात मानसिक रोग था। सो जब
कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसे मुझे इतनी मोहलत अर्थात फुर्सत या छुट्टी नहीं कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोव ने मुझे देने में क्या तो थी तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ अर्थात याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार अर्थात बनाए रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार नहीं किए। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन में भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घुरघुस्सू क्यों हैं, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मेरी छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4वीं 5वीं बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रीनू और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची नहीं, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, फिर राजीव हिंदी के हवाले। थैंक यू।